एक बार की बात है, एक राज्य का राजकुमार अपनी युवावस्था को प्राप्त हो चुका था। राज्याभिषेक हेतु उस राजकुमार को विवाहित होना अनिवार्य था। इसी बात का हल निकालने हेतु राजा ने सभा बुलाई। राज्यसभा में राजकुमार ने कहा, मैं अपनी जीवन संगिनी की खोज स्वयं करना चाहता हूं। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा, क्यों ना राज्य एवं आसपास के क्षेत्रों से सभी विवाह योग्य कन्याओं को आमंत्रित किया जाए। उनमें से जो राजकुमार को अपने योग्य लगी वे उनका चुनाव कर ले। राजा को यह बात अच्छी लगी। राजकुमार भी सहमत हुए। राजभवन से घोषणा की गई कि इस महीने के अंतिम दिन राजभवन में सभी विवाह योग्य कन्याएं अपने अभिभावक के साथ आमंत्रित हैं। इस उत्सव में राजकुमार अपने लिए जीवन साथी का चुनाव भी कर सकते हैं। यह समाचार नगर में आग की तरह फैल गया। युवतियों के बीच बहुत उत्साह था। किसी को राजकुमार पसंद थे तो किसी को रानी बन जाने का सपना था। किसी को धन संपत्ति नौकर चाकर की लालसा थी। किसी को अच्छे कपड़े जेवर की लालसा तो किसी को ओहदे की लालसा। सभी युवतियां अपनी अपनी ओर से पूर्ण प्रयास कर रही थी कि वह इस एक महीने में अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखी। सभी चाहती थी कि वे राजकुमार की पसंद बनी। राजवैद्य की सहायिका भी राजदरबार में रहती थी, जिसकी बच्ची तारा बचपन से महल में आती जाती रही है। तारा और राजकुमार का बचपन लगभग एक समय पर ही था। बचपन में तारा राजकुमार के साथ खेलती भी थी। जब तारा 12 वर्ष की थी तब तारा की माता ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जिसके कारण तारा का महल में आना जाना बंद हो गया था। तारा बहुत समझदार थी। अब वो बड़ी हो चुकी थी। राज्य के बड़े बड़े गुरुओं से विद्या प्राप्त की थी। जब यह समाचार तारा की मां को मिला तब उन्होंने तारा से कहा, तुम्हें भी तो राजकुमार बहुत प्रिय है, तुम भी जाओ। क्या पता राजकुमार अपने बचपन की सखी को पहचान ले। अपनी माता की भोली बातों को सुनकर तारा मुस्कुराई। फिर अपनी माता से कहा, माँ तुम भी कितनी भोली हो। राजकुमार को मेरी तरह ना जाने कितनी युवतियां पसंद करती हैं। बहुतों ने तो उनके साथ बचपन में खेला भी होगा। राजकुमार को सब स्मरण कहाँ होगा। इस पर माता ने कहा, तुम भी जाती तो मुझे अच्छा लगेगा। माता की बातें सुनकर तारा ने कहा, वैसे तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, परंतु फिर भी मेरी माता की इच्छा है तो मैं अवश्य जाऊंगी। कुछ हो ना हो हम जलसे का आनंद अवश्य लेंगे। जलसे का दिन आ गया। राजभवन स्वर्ग जैसा सजा हुआ था। सभी कन्याएं सज धज कर परियों जैसी लग रही थी। चारों तरफ चकाचौंध थी। बहुत ही सुंदर सजावट, अलग अलग तरह के पकवान व्यंजन, मनोरंजन के कई साधन, कहीं नृत्य तो कहीं गीत संगीत। वहीं हजारों युवतियां अपना भाग्य परखने आई थी, परंतु आयोजन में राजकुमार किसी युवती से मिले ही नहीं। जब आयोजन समाप्ति की ओर पहुंचा तब राजकुमार ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी युवतियों को एक एक बीज दिए जाएं। सभी युवतियां इन बीजों से पौधे उगाएं। 6 मास के बाद जब इन पौधों से फूल आने का समय होगा तब हम गुलदस्तों की प्रतियोगिता रखेंगे, जिसमें सभी युवतियां अपना परिचय देंगी और साथ में अपने बागवानी के अनुभव को साझा करेंगी। जिस भी युवती के गुलदस्ते और बागवानी की बात से मैं पूर्ण सहमत हो जाऊंगा, मैं उनको अपना जीवन संगिनी चुन लूंगा। याद रहे, आप अपने काम को स्वयं करेंगी, किसी से सहायता नहीं लेंगी। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। तारा बीज लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी मां से कहा, मां तुम्हें नहीं लगता कि राजकुमार आज भी बहुत अच्छे और सच्चे हैं? तारा की मां ने कहा, हाँ वो तो है, परंतु अब तुम पौधे लगाने पर ध्यान दो। कहो तो मैं तुम्हारी सहायता करूं। तारा ने कहा, नहीं मां, राजकुमार ने सहायता लेने से मना किया है। अगले दिन सुबह ही घर के पीछे मिट्टी खोदकर तारा ने बीज बो दिया। उसमें पानी भी डाल दिया। प्रतिदिन तारा सुबह उठ देखने जाती कि पौधा उगा या नहीं। 15-20 दिन बीत गए, तब भी पौधा नहीं उगा। तारा मायूस हो गई। उसकी माता भी दुखी थी कि ना जाने तारा ने बीज लगाने में क्या गलती कर दी, जिसके कारण पौधा उगा ही नहीं। धीरे धीरे 6 मास बीत गए, पर पौधा नहीं उगा। एक दिन राजमहल की तरफ से घोषणा आई कि मास के अंतिम दिन गुलदस्ते की प्रतियोगिता होगी। जिन भी युवतियों को बीज मिले थे
वे सभी अपने अभिभावक के साथ सज धज कर गुलदस्ता लेकर राजमहल पहुंच गई। सभी युवतियां एक एक कर राजकुमार से मिली। सबने पहले अपना परिचय दिया, पहले अपना नाम बताया, फिर अपना गुलदस्ता राजकुमार को देकर अपने बागवानी के अनुभव को साझा किया। इधर तारा के पड़ोसियों ने उसे सलाह दी कि माला से फूल लेकर गुलदस्ता बना लो, परंतु तारा ने बिना गुलदस्ते के ही राजभवन आने का निश्चय किया। अब तारा की बारी आई। उसने राजकुमार को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तारा ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मेरा नाम तारा है। मैंने राज्य के महाविद्यालय से उच्च शिक्षा पूरी की है। मैंने राज्य के महान गुरुओं से समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं गणित का उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु मुझे खेती और बागवानी का ज्ञान नहीं है। इस कारण मेरे अत्यंत प्रयास करने के बाद भी मैं पौधे को उगाने में असफल रही। अतः मैं आपके लिए गुलदस्ता नहीं बना सकी। इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। राजकुमार ने तारा की बात सुनकर तारा से पूछा, फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? तारा ने कहा, आपने बीज दिलवाए थे, उस बीज का क्या हुआ? मैं इसके लिए उत्तरदायी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। राजकुमार ने मुस्कुराकर तारा की सच्चाई को सराहा। तारा और उसकी माता दोनों जानते थे कि तारा प्रतियोगिता से बाहर है। तारा दुखी थी, परंतु उसके चेहरे पर एक सिकन नहीं था। वह अपनी माता को राजभवन की सैर करा रही थी, साथ ही अच्छे अच्छे व्यंजनों को चखा रही थी। अब उत्सव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। राजकुमार अपनी जीवन संगिनी के नाम की घोषणा करने मंच पर आए। सब उत्साहित होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार ने कहा, मैं जिस युवती को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देख रहा हूं, वो आप हैं तारा। अपना नाम सुन तारा विश्वास नहीं कर पा रही थी कि राजकुमार ने उन्हें अपने जीवन संगिनी के रूप में चुना है। तारा की माता भी भाव विभोर हो गई। उधर बाकी युवतियों ने विद्रोह कर दिया। उनका कहना था, जिस युवती ने गुलदस्ता लाया ही नहीं, उसे जीवन संगिनी के रूप में क्यों चुना गया? राजकुमार ने पक्षपात किया है। राजभवन में जितने मुंह उतनी बात होने लगी। इस सबसे राजा क्रुद्ध हो गई एवं राजकुमार से सत्य बोलने के लिए कहा। तब राजकुमार ने राजा के साथ सारी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा तारा को चुनने का एक कारण उसकी ईमानदारी है। आप सबको हमने बांझ बीज दिए थे, फिर भी सब गुलदस्ते के साथ पहुंची हैं। जबकि तारा ने यह स्वीकारा कि उसके प्रयासों के बाद भी पौधा नहीं उगा। मुझे अपने जीवन में एक ईमानदार जीवन संगिनी की आवश्यकता थी, जो तारा को प्राप्त कर पूर्ण हुई। दोस्तों, इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि ईमानदार व्यक्ति का रास्ता तो कठिन होता है, परंतु जितना कठिन रास्ता होता है उतनी ही खूबसूरत मंजिल भी होती है। जैसा कि इस कहानी में तारा ने हिम्मत दिखाकर ईमानदारी से सारा सच बता दिया। शुरुआत में तो उसको निराशा जरूर हुई, लेकिन अंतोगत्वा उसे रानी के रूप में चुन लिया गया। दोस्तों, ईमानदारी का कार्य दिखने और सुनने में कष्ट का लगता है एवं होता भी है, परंतु ईमानदारी के वृक्ष पर लगे फल सदैव ही मीठे होते हैं एवं आत्मा को संतुष्ट करते हैं। परिणाम बहुत मधुर और सुखद होते हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और यदि कहानी वास्तव में पसंद आई तो चैनल को अपना प्यार अवश्य दें। धन्यवाद।